हेलो बच्चों, हम लोग पीवाईक्यू सेशन अभी हम लोग का पीवाईक्यू सेशन चल रहा है। आज तीसरा लेक्चर है, ठीक है। तो अब फिर से वही अपना कंसेप्ट है, क्वेश्चन देखेंगे, उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है उसको देखेंगे, ठीक है, फिर आंसर निकालेंगे। अब देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़िए आप सब आदमी। बोल रहा है इन द रिएक्शन M+O से बन क्या रहा है MO2, मतलब कोई मेटल है और ये ऑक्सीजन है। मेटल से ऑक्सीजन रिएक्ट करके बना क्या रहा है MO2, मतलब सुपर ऑक्साइड बना रहा है। क्या बना रहा है? सुपर ऑक्साइड। तब आपसे कौन सा मेटल इनमें से होगा ये पूछ रहा है। अब ध्यान से सुनिएगा, बढ़िया से सुनिएगा, रिलेट हो जाएगा। सबसे पहले एक बात बताओ, यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप का आपको नाम याद है क्या? जैसा कि फर्स्ट ग्रुप के नाम को याद रखने के लिए हम एक ट्रिक बताए थे, ह लीना करे रब से फरियाद, हलीना करे रब से फरियाद, ऐसे करके एक ट्रिक बताए थे आप सबको। अब एक बात बताइए, ह से क्या रिलेट होगा? हाइड्रोजन, यहां से लिथियम, यहां से सोडियम, यहां से पोटेशियम, यहां से रबीडियम और सीजियम, और फरियाद से फ्रांसियम। इतना हम सबको पता है कि जनरली ग्रुप 1 एस ब्लॉक में दो ग्रुप होता है, एक होता है ग्रुप 1 और एक होता है ग्रुप 2। ये तो क्लियर है ना? अब ध्यान से सुनिएगा, ग्रुप 1 में कौन कौन होता है? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रबीडियम, सीजियम और फ्रांसियम। अब यहां पे आप स्पेसिफिक करके याद रखिएगा, यहां जो लिथियम है ना, जनरली नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है। लिथियम क्या बनाता है? नॉर्मल ऑक्साइड। हम नॉर्मल ऑक्साइड बोलेंगे किसको? अभी तुरंत आपको समझ में आएगा। देखिए यहां लिथियम जो है नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है, और नॉर्मल ऑक्साइड का पहचान है कि ऑक्सीजन पे -2 ऑक्सीडेशन स्टेट होना चाहिए। नॉर्मल ऑक्साइड कौन बनाएगा? लिथियम। इसका फॉर्मूला होगा Li2O। ये बात याद हो गया। ये जो सोडियम है ना, ये जनरली पर ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? पर ऑक्साइड, और इसका फॉर्मूला हो जाएगा Na2O2। और अपना जो ये तीनों है, पोटेशियम, रबीडियम और सीजियम, ये बनाएगा सुपर ऑक्साइड। इतना आपको याद रखना पड़ेगा, ये बनाएगा सुपर ऑक्साइड, और इसका फॉर्मूला हो जाएगा KO2, RbO2 और CSO2। अब एक एक्स्ट्रा बात याद रखिएगा, नॉर्मल ऑक्साइड जो रहेगा ना, नॉर्मल ऑक्साइड में ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है। चार्ज बोलिए या ऑक्सीडेशन नंबर बोलिए, बात एक ही है। वहीं पे ये जो पर ऑक्साइड है, तो पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन पे -1 चार्ज रहेगा, और सुपर ऑक्साइड के केस में ऑक्सीजन पे -½ चार्ज रहेगा। इतना पहचानना है आपको। अब आपको बोला जा रहा है कि मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके सुपर ऑक्साइड बना रहा है, तो वो मेटल कौन सा होगा? अब देखो, सुपर ऑक्साइड बनाने वाला 3 ही मेटल है, या तो पोटेशियम है, या रबीडियम है, या सीजियम है। इन तीनों में से अपने पास आंसर क्या हो जाएगा? तो देख लो, आप देख लो अच्छे से, सी आंसर हो जाएगा क्या? पोटेशियम हो जाएगा क्या? अब अगला क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं यार, अब अगला क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। ध्यान से सुनिए, यहां पे बोला ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है, GOC का। अब देखो, विच अमंग द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम स्टेबिलिटी। यहां पे कुछ बातें, कंसेप्ट सीखना पड़ेगा, ध्यान से सुनना। ये देखो, यहां पे देखो, इन चारों ऑप्शन में अल्फा कार्बन वाला कंसेप्ट है। कि कौन सा कंसेप्ट है? अल्फा कार्बन वाला। अब थोड़ा सा एक हिंट देते आप पहचानिएगा। देखो यहां पे आप गौर से इतना को देखो, इसको हम C डबल बॉन्ड C बोल सकते हैं क्या? इसको हम C डबल बॉन्ड C बोल सकते हैं क्या? आपको याद रखना पड़ेगा, C डबल बॉन्ड C से जुड़े जो डायरेक्टली कार्बन होंगे ना, सिंगल बॉन्डेड, जो डायरेक्टली सिंगल बॉन्डेड कार्बन होंगे ना, इसको बोल देंगे अल्फा कार्बन। क्या बोल देंगे? अल्फा कार्बन बोल देंगे। और अल्फा कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे। ये बात समझ में आया क्या? तो अब आप देखोगे तो यहां पे अच्छे से देखो, ये जो C डबल बॉन्ड C था, यहां पे 2 H है, यहां पे 1 H है, ऐसे लिख लेंगे क्या? और देखो, हमको किससे मतलब है? अल्फा कार्बन से मतलब है। अल्फा कार्बन से कितना हाइड्रोजन जुड़ा है? 2 हाइड्रोजन जुड़ा है। तो यहां पे आपको बताना है अल्फा हाइड्रोजन का संख्या कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये बात समझ में आया क्या? अब नीचे बढ़ोगे तो ये कार्बन फ्री रेडिकल है। ये क्या है? कार्बन फ्री रेडिकल। फिर से यहां पे कार्बन फ्री रेडिकल के केस में भी आपको अल्फा कार्बन पहचानना है। तो ध्यान से सुन लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए, अल्फा कार्बन इस केस में, फ्री रेडिकल के केस में कैसे पहचानेंगे? तो याद रखिएगा, फ्री रेडिकल से जुड़े हुए डायरेक्टली कार्बन जो रहेंगे ना, फ्री रेडिकल से जुड़े हुए सिंगल बॉन्डेड डायरेक्टली कार्बन जो होंगे, उसको हम बोल देंगे अल्फा कार्बन। जैसे यहां पे देखो, फ्री रेडिकल से 3 CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, मतलब ऐसे करके जुड़ा हुआ है यार, ऐसे करके जुड़ा हुआ है, देख लो अच्छे से।
अब आपको यहां से पता है कि ये फ्री रेडिकल वाले कार्बन से एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये, मतलब 3 अल्फा कार्बन हो गया। कितना अल्फा कार्बन हो गया? 3 अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन आप बोले हो ना। अब बताओ यहां पे एक 3 हाइड्रोजन यहां पे, 3 हाइड्रोजन यहां पे, 3 हाइड्रोजन यहां पे, 3 3 6 3 9, तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितना हो गया? 9 हो गया। इसी तरीका से आप इसमें चेक करोगे, इसमें चेक करोगे, इसके लिए चेक करोगे सी ऑप्शन के लिए, तो ध्यान से देखो, देखो फ्री रेडिकल है, फ्री रेडिकल से 2 CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब आपको यहां पे देखोगे अच्छे से तो देखिए फ्री रेडिकल से डायरेक्टली जो कार्बन जुड़ा है इसको बोल देंगे अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से डायरेक्टली जुड़े हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन बोल देंगे। अब आप बताओ इस फ्री रेडिकल से डायरेक्टली ये कार्बन जुड़ा है और ये कार्बन जुड़ा है, और इन दोनों कार्बन से 3 हाइड्रोजन यहां पे, 3 हाइड्रोजन यहां पे, मतलब टोटल 6 हाइड्रोजन है। यहां पे अल्फा हाइड्रोजन का संख्या कितना हो गया? 6 हो गया। इसी तरीका से इसमें आप कंसीडर करिएगा तो आप देखोगे कि दोनों ऑप्शन सेम ही है, दोनों सेम ही है। इस केस में भी अल्फा हाइड्रोजन कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अब आपको यहां पे याद करना है इस केस में स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अल्फा हाइड्रोजन के। स्टेबिलिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? अल्फा हाइड्रोजन के। ध्यान से सुन लो यार, ये साइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है और ये पूरा मिला के अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब जिसका अल्फा हाइड्रोजन सबसे ज्यादा होगा उसका स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगा। ये बात समझ में आया क्या? अब आपको यहां पे ध्यान से देखते हुए बताना है। देखिए इसमें टोटल अल्फा हाइड्रोजन, मतलब पहला वाला का टोटल अल्फा हाइड्रोजन 2 है, सेकेंड वाला का टोटल अल्फा हाइड्रोजन 9 है, थर्ड और फोर्थ वाला का टोटल अल्फा हाइड्रोजन 6 है। मतलब जिसमें सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा उसका स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगा। तो इसमें से अपना आंसर क्या हो जाएगा? बी, क्योंकि बी के केस में टोटल 9 अल्फा हाइड्रोजन है। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अब आपसे बोल रहा है लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। क्या बोल रहा है? लेंथेनाइड कंट्रैक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फैक्ट। अब आपको यहां पे एक बात समझना है। देखिए लेंथेनाइड कंट्रैक्शन के कारण से 4D सीरीज और 5D सीरीज का साइज जो है ना अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाता है। लिख लीजिए कहीं पे, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन को LC से डिनोट कर लें अगर, तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण से साइज ऑफ 4D सीरीज एंड 5D सीरीज इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाता है। क्या हो जाता है? अप्रोक्सीमेटली। इक्वल हो जाता है। अब यहां पे एक एक्सेप्शन जाएगा, इसमें हम ग्रुप 3 को छोड़ के चलते हैं, इसमें एक्सेप्ट ग्रुप 3। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि ग्रुप 3 में आएगा कौन कौन, तो थोड़ा सा ब्रीफ में यहां पे देख लेते हैं। ग्रुप 3 अगर हम नाम ले लिए ना, ग्रुप 3 का अगर नाम ले लिए तो इसमें कौन कौन आएगा? ध्यान से, स्कैंडियम, यट्रियम, लैंथनम। तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए ये जो है ना 3D सीरीज का है, ये जो है ना 4D सीरीज का है, और ये जो है ना 5D सीरीज का है। अभी आप लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण से एक चीज समझे हो कि साइज जो है ना वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा, लेकिन ये ग्रुप 3 वाले को छोड़ के ग्रुप 3 में क्या होगा? टॉप टू बॉटम आओगे साइज बढ़ता जाएगा। ग्रुप 3 के अलावा ग्रुप 4 ले लीजिए, ग्रुप 5 ले लीजिए, इन सब में क्या होगा? तो ये 4D और 5D का जो सीरीज है ना, 4D और 5D सीरीज है ना, इसका साइज अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा। अब क्वेश्चन सोल्व करिए यार, अब क्वेश्चन सोल्व करिए आप लोग। इसमें आपसे पूछ रहा है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण से क्या होगा, तो आप देखो जिरकोनियम एंड हॉफनियम का सेम रेडियस हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली। अब बात आता है कि जिरकोनियम और हॉफनियम आएगा कहां पे? थोड़ा सा देख लीजिए। एक ग्रुप है फोर्थ ग्रुप, कौन सा? फोर्थ ग्रुप। फोर्थ ग्रुप में सबसे पहले कौन कौन एलिमेंट आएगा ये समझ लीजिए। फोर्थ ग्रुप में आता है टाइटेनियम, जिरकोनियम और हॉफनियम। अब ध्यान से सुनो यार, ये जो टाइटेनियम है ना 3D सीरीज का है, जिरकोनियम जो है ना 4D सीरीज का है, हॉफनियम जो है ना 5D सीरीज का है। और लेंथेनाइड के कारण से कंसेप्ट क्या सीखे हो? लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण से 4D और 5D सीरीज का साइज अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा। अब देखो ये 4D बोले तो जिरकोनियम, 5D बोले तो हॉफनियम, मतलब इन दोनों का साइज अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा कि नहीं होगा? यही बात ना तीसरा ऑप्शन में बोला जा रहा है। ये बात अच्छे से आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन बनाते हैं भाई। देखो अब देखो इसमें बोला है करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। आपसे बोला है बेसिक स्ट्रेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा ये जानने के लिए ध्यान से सुनो। ये आपको हो सकता है कि ये अच्छे से क्लियर विजिबल ना हो। देखो पहला है ऐसा स्ट्रक्चर, पहला है
एनिलीन। पहला क्या है? एनिलीन। दूसरा क्या है? ध्यान से सुनो यार, दूसरा ये स्ट्रक्चर है, और तीसरा आपके पास ये स्ट्रक्चर है। अगर अब शायद अच्छे से आपको दिख रहा होगा, देख लो यार अच्छे से। अब यहां पे हम एक कंसेप्ट समझेंगे। बेसिक स्ट्रेंथ जो होता है ना, बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्लस आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है माइनस आई का। यही कंसेप्ट अप्लाई करेंगे और क्वेश्चन मेरा सोल्व हो जाएगा। ध्यान से सुन लीजिए, मतलब प्लस आई इफेक्ट के कारण से बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाता है और माइनस आई इफेक्ट के कारण से बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। अब आपको अच्छे से पता होगा, यहां देखो सभी केस में NH2 वाला पार्ट तो सेम है। कहने का क्या मतलब हुआ यार, आप इतना पार्ट को देखो, इतना पार्ट को, इतना पार्ट तो सभी में है, इतना पार्ट तो सभी में है, इतना पार्ट तो सभी में है। एक्स्ट्रा क्या है इसके अलावा? इसमें ये एक्स्ट्रा है, इसमें ये एक्स्ट्रा है। जो ग्रुप एक्स्ट्रा है ना, अब इस ग्रुप को डिसाइड करेंगे कि कौन सा प्लस आई ग्रुप है, कौन सा माइनस आई ग्रुप है। तो आपको अच्छे से पता है, प्लस आई की पहचान हम आपको सिखा दिए हैं। प्लस आई के पहचान में आपको बताए थे, CH3 ग्रुप जो होता है प्लस आई ग्रुप होता है। कौन सा ग्रुप होता है? प्लस आई ग्रुप होता है। और NO2 जो है माइनस आई की तरह बिहेव करता है। किसके तरह बिहेव करता है? माइनस आई इफेक्ट की तरह बिहेव करता है। अब आप ही लोग बताओ, प्लस आई ये है तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा कि नहीं होगा? मतलब तीसरा वाला का सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद देखो इसमें तो माइनस आई आ गया ना यार, तो माइनस आई के उल्टा चल रहा है, जितना माइनस आई उतना ही कम। तो यहां पे हम क्या बोल देंगे, इसको और इसको कंपेयर करेंगे, तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो यहां देखो माइनस आई है, यहां पे कुछ नहीं है, तो माइनस आई के कारण से इसका कम हो जाएगा, मतलब इससे ज्यादा इसका होगा। तो इससे अब उसके बाद थर्ड के बाद फर्स्ट आएगा, लास्ट में सेकंड आएगा। ये क्वेश्चन समझ में आया क्या? कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? देख लो, थर्ड के बाद पहला, पहला के बाद दूसरा। देख लो यही होगा क्या? हम इस साइड से लिख दिए, ये उल्टा करके लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया क्या? अब अगला क्वेश्चन बनाते हैं यार। अगला क्वेश्चन देखो भाई आप लोग, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नट्स इक्वेशन पे। किस पे? नट्स इक्वेशन पे। सबसे पहला बात यहाँ पे ध्यान से सुनना आप लोग, ध्यान से सुनना आप लोग। इसको देखो, इस पूरा को आप देखो, ये सेल रिप्रेजेंटेशन है। ये क्या है? रिप्रेजेंटेशन। किसी भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो रिएक्शन है ना, उसका रिप्रेजेंटेशन यहाँ से हम दिखाते हैं। अब आप लोग एक बात सुनो अच्छे से, अब आप लोग यहाँ पे सुनो अच्छे से। देखो इस इतना पार्ट का जो जिसको भी हम सर्कल कर रहे हैं, उस पार्ट को ध्यान से सुनिएगा। जिस पार्ट को हम सर्कल कर रहे हैं उसको देखिएगा बढ़िया से। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? आपको Zn से Zn+2 होते हुए दिख रहा है ना? क्या होते हुए दिख रहा है? Zn से Zn+2 होते हुए दिख रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? यहाँ पे 0 चार्ज है, यहाँ पे +2 चार्ज है। आपको अच्छे से पता है +2 चार्ज कब बनता है किसी भी न्यूट्रल वाले पे? जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। ध्यान से, +2 चार्ज कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। ये बात क्लियर हुआ क्या? अब एक बात यहां पे हम आपको समझाएंगे, जहां कहीं भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा ना, जहां कहीं भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, मतलब उसका ऑक्सीडेशन हुआ। जिसका भी लॉस, जहां कहीं भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, उसका मतलब उसका ऑक्सीडेशन हुआ। ये बात क्लियर हुआ क्या? अब यहां पे आप देख रहे हो, यहां से इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ तभी तो +2 चार्ज आया। इसका मतलब इतना स्टेप में, जिसको हम अभी सर्कल किए हैं, इतना दूर में हो जाएगा ऑक्सीडेशन। ये समझ में आया क्या? ये समझ में आया क्या? और एक बात और याद रखिएगा, ऑक्सीडेशन एनोड पे होता है। कहां पे होता है? एनोड पे। तो ऑक्सीडेशन जब भी होगा तब एनोड पे होगा। अब ये रिमेनिंग पार्ट, अब दूसरा कलर से इसको देख लेते हैं। ये जो पार्ट है ना आपके सामने, ये जो पार्ट है, आई थिंक ये कलर आपको दिख नहीं रहा होगा यार, चलो ये कलर ले लेते हैं। देखो ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट, इसमें आप क्या देख रहे हो? इसको अच्छे से अगर देखने का कोशिश करें तो CD+2 से क्या हो रहा है? CD हो रहा है। ध्यान से सुनो, यहाँ पे +2 चार्ज है, यहाँ पे 0 चार्ज है। अब आप एक बात बताओ, +2 चार्ज का मतलब क्या? इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी थी, अब यहाँ पे देखो 0 चार्ज हो गया। तो याद रखिएगा, यहाँ पे ना इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है। क्या हो रहा है? गेन हो रहा है। जहां कहीं भी इलेक्ट्रॉन का गेन होगा ना, जहां कहीं भी इलेक्ट्रॉन का गेन होगा ना, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है रिडक्शन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है रिडक्शन। ये समझ में आया क्या? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब रिडक्शन होगा। ये समझ में आया क्या? अब ध्यान से सुन लीजिए, रिडक्शन हमेशा कैथोड पे होगा। रिडक्शन कहां पे होगा? कैथोड पे होगा। अब यहां से, अब आपको यहां पे एक बात समझना है। अब आपको यहां पे नट्स इक्वेशन फॉर्मूला समझना है। तो नट्स इक्वेशन के फॉर्मूला में पढ़िएगा आप लोग, ई सेल बराबर जो होता है ना,
E0 सेल माइनस 0.06/2, हालांकि यहाँ पे 0.0592 होता है, उसको अप्रोक्सीमेट करके 0.06 हम कर लिए हैं। और यहाँ पे बहुत यूनिक बात आपको बता रहे हैं भाई, लॉग कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड का ऑक्सीडाइज्ड वाला पार्ट, अपना भाषा में लिखिए, कैथोड का ऑक्सीडाइज्ड वाला, कैथोड का कौन वाला, ऑक्सीडाइज्ड वाला, कैथोड का कौन सा वाला, ऑक्सीडाइज्ड वाला, एकदम अपना भाषा में आपको समझा रहे हैं, यहाँ पे अच्छे से समझिएगा। और नीचे में क्या आ जाएगा, एनोड का ऑक्सीडाइज्ड वाला, नीचे में क्या आ जाएगा, एनोड का ऑक्सीडाइज्ड वाला। दोनों बात बहुत अच्छे से याद रखिएगा आप लोग, ये फॉर्मूला अच्छे से याद रखिएगा। अब देखो, अब इसी फॉर्मूला में क्वेश्चन में दिए इंफॉर्मेशन को बैठाइए, आंसर आएगा। क्वेश्चन आप पढ़ोगे ना भाई, क्वेश्चन आप पढ़ोगे ना, तो देखो अच्छे से क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, ई सेल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ई सेल दिया हुआ है। क्वेश्चन में देखो ई सेल दिया हुआ है, ई नोट सेल दिया हुआ है, और आपसे CD+2 और Zn+2 पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, CD+2 और Zn+2 पूछ रहा है। अब ध्यान से सुन लो, अब यहाँ पे अच्छे से देख लिए आप लोग, हम साइड में थोड़ा सा यहाँ लिख लेते हैं कि इंफॉर्मेशन क्या क्या है। तो ई सेल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 0.30 वोल्ट दिया हुआ है। ई नोट सेल कितना दिया हुआ है, तो आपको अच्छे से दिख रहा होगा, 0.36 वोल्ट दिया हुआ है। ये बात समझ में आया ना। अब इसी का वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, 1 मिनट और देख लो। कैथोड का ऑक्सीडाइज्ड वाला, कैथोड वाला पार्ट ये है ना जी, कैथोड वाला पार्ट ये है ना जी, क्यों, क्योंकि कैथोड पे होना था रिडक्शन, और इसी का ना रिडक्शन हो रहा है। तो कैथोड वाला पार्ट का कैथोड का ऑक्सीडाइज्ड वाला पार्ट, तो कैथोड का ऑक्सीडाइज्ड वाला पार्ट CD+2 ही होगा ना। देखो यहाँ पे CD+2 है, नीचे में क्या है, एनोड का, नीचे में क्या है, एनोड का ऑक्सीडाइज्ड पार्ट है, एनोड यहाँ पे है, तो एनोड का ऑक्सीडाइज्ड पार्ट Zn+2 है ना। तो देखो नीचे में Zn+2 है क्या, तो आपसे यहाँ पे ये वैल्यू निकालने बोला जा रहा है। ध्यान से सुनो, सब कुछ समझ में आएगा यार। अब देखो, अब इसमें हम वैल्यू रखेंगे। देखो यार, ई सेल का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ई सेल का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ध्यान से सुनिए, ई सेल का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ध्यान से सुनिए आप सब। ई सेल का वैल्यू देखिए, ई सेल का वैल्यू 0.30 दिया हुआ है, ई नोट सेल का 0.36 दिया हुआ है। आगे बढ़ो, 0.06 डिवाइडेड बाय 2 लॉग, आगे बढ़ोगे ना भाई, तो यहाँ CD+2 हो जाएगा का कंसंट्रेशन, अब डिवाइडेड बाय Zn+2 का कंसंट्रेशन, इतना हो जाएगा क्या। अब इसी को सोल्व करना है, आप क्या करो, इसको इधर लाओगे, तो 0.36 माइनस 0.30 माइनस 0.36 हो जाएगा। यहाँ पे देखो क्या बच जाएगा, 0.06 डिवाइडेड बाय 2 बच जाएगा। ये क्लियर हुआ क्या। और यहाँ पे लॉग CD2+ और यहाँ पे Zn2+ बचेगा। ये बात समझ में आ गया आप सभी को। थोड़ा सा बारीकी से समझिएगा, एक एक क्वेश्चन समझ में आएगा। इसको जब माइनस करोगे तो माइनस 0.06 आएगा। यहाँ पे क्या है, माइनस 0.06/2 है। आगे क्या है, लॉग CD2+ और यहाँ पे क्या है, Zn2+ है, यही है ना। अब देखो अच्छे से आप वैसे देखोगे तो इससे ये कैंसिल हो गया, एक से कैंसिल हो गया ना, एक ये हो गया ना। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 2 बचा, और यहाँ पे क्या बचा, लॉग क्या बचा, CD2+ का कंसंट्रेशन और Zn2+ का कंसंट्रेशन। अब आप लोग देखो मैथ यहाँ पे आ गया, आप लोग देखो मैथ यहाँ पे आ गया। याद रखना, log 100 का वैल्यू याद रख लेना भाई, log 100 का वैल्यू 2 होता है। log 100 का वैल्यू कितना होता है, 2। तो ये जो वैल्यू है ना 2, इसके जगह पे हम log 100 रख देते हैं तो बात बन जाएगा ना यार, क्योंकि log 100 का वैल्यू 2 होता है। तो अब तुम ही लोग बताओ, log 100 बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, log 100 बराबर ये हो जाएगा क्या। यहां से दोनों साइड से log कंपेयर अगर हम कर लेते हैं तो यहां बताओ CD2+ का कंसंट्रेशन और Zn2+ का कंसंट्रेशन जो है ये बराबर कितना हो जाएगा, 100 होगा कि नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा, देखो डी आंसर हो जाएगा क्या। अब समझ में आया अच्छे से कैसे बनाना है। इस स्टेप पे आके थोड़ा फोकस करना। देखो यहां हम ये हाइफन लगा दिए, इसका मतलब जो ऊपर है सेम एज इट इज यहां हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो यहाँ पे है सो यहाँ हो जाएगा। तो देखो log और log से कंपेयर करके उसको हटा दिए, बच गया 100 और यहाँ बच गया CD+2 बराबर डिवाइडेड बाय Zn+2। उसका वैल्यू कितना ला लिए आप, 100 ला लिए। आंसर यही तो हमसे पूछ रहा था, आंसर आ गया क्या। अगला क्वेश्चन पे बढ़ो भाई। अब देखो आपसे पूछ रहा है कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयन इज ड्यू टू। अब यहाँ पे आपको एक बात बहुत अच्छे से याद रखना है कि ट्रांजिशन मेटल आयन जो है ना, ट्रांजिशन मेटल आयन जो है ना
क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी वाला एक कंसेप्ट हम पढ़ेंगे, वहां पे हम पढ़ेंगे डीडी ट्रांजिशन नाम का एक चीज। तो याद रखिएगा, ट्रांजिशन मेटल आयन में डीडी ट्रांजिशन के कारण से कलर आता है, ये याद रख लोगे। ये एज इट इज थ्योरेटिकल लाइन है, याद रख लेना कि कलर ट्रांजिशन मेटल के केस में क्यों होता है, तो डीडी ट्रांजिशन के कारण से होता है। अगला क्वेश्चन देख लो भाई, अब देखो यार मजा आएगा, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत यूनिक क्वेश्चन है। इसको देखो सोल्व करते हैं, इसको देखो सोल्व करते हैं भाई, थोड़ा सा कंप्रेस करना पड़ेगा क्योंकि स्पेस चाहिए। देखो यार, इस टाइप के क्वेश्चन को पहले 2 बार पढ़िएगा अच्छे से, तो क्वेश्चन आप जब पढ़ रहे होइएगा तो पता चलेगा। आपसे पीएच निकालने के लिए बोला जा रहा है, क्या निकालने बोला जा रहा है, पीएच। किसका, तो जब आप 2 सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे हो, वो 2 सॉल्यूशन है कौन कौन, तो देखो यार 40 ml 0.1 m HCl है, साथ ही साथ 10 ml ऑफ 0.4 m NaOH है। अच्छे से देखो भाई, यहाँ पे HCl बोले तो एसिड, HCl बोले तो एसिड, यहाँ पे NaOH बोले तो बेस। अब आप अच्छे से जानते हो एसिड और बेस का रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। कौन सा रिएक्शन होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। ध्यान से सुन ले भाई, इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए है ना, हम सबसे पहले देखो एसिड का जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, इससे एसिड का नंबर ऑफ मोल निकालेंगे। ध्यान से, जो एसिड का इंफॉर्मेशन दिया है ना, तो एसिड के इंफॉर्मेशन से एसिड का मोल निकाल लेंगे, ये कर लोगे। तो ध्यान से सुनो भाई, यहाँ पे वॉल्यूम दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है वॉल्यूम, यहाँ पे देखो भाई, यहाँ नीचे कर देते हैं, वॉल्यूम देखो कितना दिया हुआ है, 40 ml दिया हुआ है। और ये देखो कैपिटल M का मतलब मोलैरिटी होता है, कैपिटल M का मतलब मोलैरिटी होता है। तो यहाँ पे मोलैरिटी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 0.1 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 0.1। अब यहां से देखो, आपको मोलैरिटी और वॉल्यूम से आपको निकालना पड़ेगा क्या, नंबर ऑफ मोल। आपको बहुत मजेदार बात समझाते हैं। तो नंबर ऑफ मोल का एक फॉर्मूला होता है, देखिए ये ml में है ना, तो सबसे पहले इसको आपको ना लीटर में बदलना पड़ेगा। तो लीटर में बदलने के लिए हम लोग 10 के पावर -3 से गुना करते हैं। अब आपको यहाँ पे एक बहुत अच्छा कंसेप्ट समझाते हैं नंबर ऑफ मोल निकालने का। नंबर ऑफ मोल बराबर मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम होता है। क्या होता है, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम होता है। मोलैरिटी का वैल्यू कितना है, 0.1 है। वॉल्यूम का वैल्यू कितना लाए हो, 40 गुने 10 के पावर -3 है। अब देखो इसको कैलकुलेट करोगे ना यार आप, तो क्या आ जाएगा, 4 गुने 10 के पावर -3 आ जाएगा। तो ध्यान से, एसिड का मोल कितना लाए हो आप, 4 गुने 10 के पावर -3 लाए हो। एक एक वर्ड समझो, सब समझ में आएगा। अब देखो एसिड का नंबर ऑफ मोल निकाल लिए। अब अगला स्टेप में क्या करेंगे, तो यहाँ जो बेस है, बेस का नंबर ऑफ मोल निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल निकालने का एक ही तरीका है, ये वाला, N बराबर M इंटू V। अब देख भाई, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ N बराबर क्या करिएगा, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। फिर से याद रखिएगा, यहाँ जो वॉल्यूम रखोगे ना, वो लीटर में रखना रहेगा। किस यूनिट में, लीटर में रखना होगा। अब देख भाई, मोलैरिटी आपको पता चला। देखो आज के बाद जैसे यहाँ पे देखो क्या लिखा है, 0.45 M लिखा है ना, जहां कहीं भी कैपिटल M दिख जाए ऐसे डाटा के साथ, तो समझ लेना मोलैरिटी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, मोलैरिटी दिया हुआ है। अब ध्यान से सुनो, नंबर ऑफ मोल बराबर क्या होगा, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर होगा ना भाई। अब ध्यान से सुनिए, मोलैरिटी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो 0.45 दिया हुआ है। वॉल्यूम आपको लीटर में चाहिए, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम ml में दिया हुआ है। आपको अच्छे से पता है ml के वैल्यू को लीटर में बदलने के लिए 10 के पावर -3 से गुना करना पड़ता है भाई। क्या करना पड़ता है, गुना करना पड़ता है। अब ध्यान से सुन लीजिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो आपको पता चलेगा 4.5 इंटू 10 के पावर -3 आया नंबर ऑफ मोल का वैल्यू। कितना आया, नंबर ऑफ मोल का वैल्यू 4.5 इंटू 10 के पावर -3। अब एक बात और सुनोगे, अब क्या करना ना, दोनों के नंबर ऑफ मोल को देख लेना। एक बार इसको देखना, अगला बार उसको देखना, दोनों को बारी बारी देखना और ये पता करने का कोशिश करना कि किसका नंबर ऑफ मोल ज्यादा है। इतना बात समझ में आया। आप दोनों को देखोगे, यहाँ 4.5 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4.5 है, वहां पे 4 है। 4 ज्यादा या 4.5 ज्यादा, तो आप बोलोगे 4.5 ज्यादा। तो जो ज्यादा होगा ना, मतलब एसिड वाला कंपोनेंट का नंबर ऑफ मोल ज्यादा होगा, तो हम लोग H+ निकालेंगे। नहीं होगा तो कहीं साइड में लिख लेना। अगर एसिड वाला कंपोनेंट का नंबर ऑफ मोल ज्यादा हो तो हम लोग H+ निकालेंगे। अगर बेस वाला कंपोनेंट का नंबर ऑफ मोल ज्यादा हो तो हम लोग OH- निकालेंगे। तो यहाँ आप दोनों को देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि इसका नंबर ऑफ मोल ज्यादा है। ये किसका पार्ट है भाई, बेस वाला का। मतलब हम लोग को इक्वेशन में OH- निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, OH-। अब OH- का एक फॉर्मूला होता है
जो अभी आप सीखिएगा। OH माइनस का फॉर्मूला होता है यार, मॉड ले लेना, मॉड M1V1 माइनस M2V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2 होता है। ये फॉर्मूला होता है OH माइनस का। सेम अगर H प्लस निकालना होता ना तो H प्लस का भी सेम ही फॉर्मूला होता, मॉड M1V1 माइनस मॉड M2V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। अब ध्यान से सुन लीजिए, आप क्या करना ना, ध्यान से सुन लीजिए, इसको देखो ये वॉल्यूम है तो इसको अगर मान लो V1 मान लिए तो ये मोलारिटी है तो इसको M1 मान लेना, तो दूसरे वाला को क्या मानोगे, इसको V2 मान लेना, और इसको देखो इसको क्या मान लोगे, M2 मान लोगे। अब वैल्यू इस फॉर्मूला में पुट करिए, आंसर आएगा। इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करिए, आंसर आएगा। ध्यान से सुन लीजिए, M1 आप कितना माने हो, 0.1 माने हो, तो 0.1, V1 कितना माने हो, 40। तो याद रखना यार 40 जो है ना ये ml में है, इसको लीटर में लेना पड़ेगा। फिर माइनस का साइन फॉर्मूला है, माइनस का साइन ले लिए। एक काम करते हैं, इतना दूर लिख लेना भाई, मिटा लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमको क्लियर स्पेस चाहिए, ठीक है ना। अब देख ले भाई, अब M2 कितना माने हो आप, 0.45 माने हो। आगे बढ़ ले भाई, वॉल्यूम यहाँ 10 ml है, ml को फिर से लीटर में बदलना पड़ेगा। मॉड स्टार्ट हो गया तो मॉड स्टार्ट कर दो, डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। देखो 10 ml और 40 ml मिलके 50 ml होगा ना, ml है, फिर से हमको लीटर में ले जाना पड़ेगा, तो 10 के पावर -3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे आप, इसको सॉल्व करोगे तो आएगा कितना, देखो 4 इंटू, देखो भाई 0.1 और 40 को गुना करोगे ना आप तो 4 आ जाएगा, 4 इंटू 10 के पावर -3। अब -0 यहाँ पे आ जाएगा 4.5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई, जब आप गुना करोगे 0.45 को 10 से तो आपको 4.5 आएगा, इंटू 10 के पावर -3 आ जाएगा। अब मॉड शुरू हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 50 गुने 10 के पावर -3 होगा। फिर से थोड़ा आगे बढ़ लो यार, फिर से थोड़ा आगे बढ़ लो। देखो जब इसको इससे माइनस करोगे ना तो आपको देखो थोड़ा सा टफ लग रहा होगा इसको माइनस करना। एक आसान तरीका बताते हैं, मॉड है तो मॉड रहने दो, 10 के पावर -3 ले लो कॉमन, क्या बच गया, 4 बच गया, यहाँ पे -4.5 बच गया। अब यहाँ मॉड है तो मॉड लगा दो, फिर आगे नीचे क्या था, 50 गुने 10 के पावर -3 था। अब ध्यान से सुन ले आप भाई, अब ध्यान से सुन लीजिए आप, देखो मॉड है 10 के पावर -3 है, इन दोनों को माइनस करिएगा तो -0.5 आएगा। क्या आएगा, -0.5 आएगा। फिर मॉड लगा दीजिए, नीचे 50 गुने 10 के पावर -3 रखिए। अब यहां से आप सोल्व करोगे, देखो यार 10 के पावर -3, 10 के पावर -3 कैंसल, यहां क्या बच गया। देखो भाई मॉड का क्या मीनिंग है, मैथमेटिक्स में मॉड का मतलब होता है कि मॉड के भीतर कोई भी निगेटिव वैल्यू दोगे ना तो बाहर निकलेगा तो पॉजिटिव बन के निकलेगा। तो देखो भाई हम अगर मॉड से बाहर निकालने का कोशिश करेंगे ना तो ये निगेटिव वैल्यू पॉजिटिव में बदल के आएगा, 0.5 हो जाएगा, नीचे डिवाइडेड बाय कितना 50 हो जाएगा। अब देखो सॉल्व करना सिखाते हैं, पॉइंट हटाओगे तो यहाँ 5 बचेगा, पॉइंट के बदले 1, पॉइंट हटाने के बदले 1 रखेंगे, नॉर्मल 1 रखेंगे, और पॉइंट के बाद इधर राइट साइड में जितना डिजिट रहेगा ना उतना 0 लगा देंगे। तो यहाँ 1 ही डिजिट था पॉइंट के दाहिने साइड में तो 1 0 लगा दिए, और नीचे में पहले से ऑलरेडी 50 था तो 5 को 50 से कैंसिल करोगे तो 10 हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 1/100 आएगा। ये समझ में आया क्या, 1/100 को आप चाहोगे तो 10 के पावर -2 भी लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि देखो भाई थोड़ा सा मैथ बता देते, 1/100 का क्या मतलब हुआ, 1/10 के पावर 2, और आपको पता है 10 के पावर -m रहे, 10 के पावर -m रहे या 1/10 के पावर m रहे, ये बात तो बराबर ही होता है ना। तो यही कंसेप्ट से यहाँ कर दिए हैं भाई। अब ध्यान से सुन ले, आपको OH माइनस का कंसंट्रेशन, आपको OH माइनस का कंसंट्रेशन मिल गया 10 के पावर -2। हम लोग को निकालना था pH का वैल्यू, तो pH का वैल्यू कैसे निकालेंगे, 1 मिनट सब्र कर लीजिए। OH से क्या करोगे, POH निकाल लोगे। POH का फॉर्मूला क्या होता है ना, तो -log OH माइनस होता है। क्या होता है, -log OH माइनस होता है। अब देखो -log OH माइनस का कंसंट्रेशन कितना है, 10 के पावर -2 है। एक बेसिक मैथ फिर से समझ लीजिए, 10 के पावर -m रहे ना, 10 के ऐसे सुनो, log m के पावर n रहे, इसको हम कैसे सोल्व करते हैं, तो n बाहर कर लेना, पावर वाला को बाहर कर लेना, जो ये है उसको लिख लेना। ये मैथ बताता है, ये लॉग में मैथ बताता है, ठीक है। सेम कंसेप्ट यहां अप्लाई करेंगे। देखो भाई ये पावर में तुम क्या बोले, ये ऑलरेडी -n है तो -n रखो,
ये माइनस जो भी पावर में जितना भी चीज रहेगा उसको बाहर कर लो, -2 बाहर कर लिया, उसके बाद जो बच गया उसको लिख लो, लिख लिया आप। अब देखो यहां पे अच्छे से माइनस माइनस प्लस हुआ तो 2 हुआ, और log 10 का वैल्यू 1 होता है, याद रखना log 10 का वैल्यू 1 होता है। तो यहां देखो log 10 के बदले में 1 रख लिए, तो अब बताओ POH का वैल्यू आप 2 लाए हो कि नहीं, POH का वैल्यू आप 2 लाए हो। अब एक फॉर्मूला और यहां लगेगा, PH प्लस POH बराबर है ना 14 होता है, कितना होता है 14 होता है। अब देख भाई POH का वैल्यू आप कितना लाए हो, POH का वैल्यू 2 लाए हो। अब यहां से अगर PH निकालना होगा तो 14 माइनस 2 करोगे तो 12 हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है, और ये BCC में पूछ चुका है। तो समझ लीजिए आपकी तैयारी किस लेवल की होनी चाहिए। आई थिंक अगर आप इस वे को तैयार करते हो, इस रास्ते को फॉलो करते हो ना, कैसा भी क्वेश्चन अगर इस टॉपिक से आएगा तो आप बना लोगे, आप गर्दा उड़ा दोगे उस क्वेश्चन को। अब देखो हम लोगों को क्या चाहिए था, देख लो अब आंसर में देखो अब अच्छे से। अब देखो भाई हम लोग को पीएच चाहिए था, पीएच का वैल्यू कितना लाए हैं 12 ला लिए। कैसे कैसे लाए हैं समझ में आ गया, अच्छे से पॉज कर करके नोट कर लीजिएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे एक चीज पूछ रहा है, ध्यान से सुनो यार, इसमें थोड़ा सा करेक्शन जाएगा, 0.186 डिग्री है ये, थोड़ा सा करेक्शन जाएगा, थोड़ा सा करेक्शन देख लो भाई। अब ये बोला है एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग m मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन फ्रीजेज एट इतना, द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सेम एक्वस सॉल्यूशन वुड बी। यहां पे आपको क्या बोल रहा है, ये जो डाटा दिया हुआ है ना नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन के कारण से फ्रीजेज एट इतना, मतलब यहां पे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दे दिया है, -n का मतलब है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दिया है। देखिए फ्रीजेज एट इतना का मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। आप लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ोगे, वहां पे एक पढ़ोगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, दूसरा पढ़िएगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा कोलिगेटिव पढ़िएगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, चौथा कोलिगेटिव पढ़ोगे आप लोग वो नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये जो है ना फ्रीजेज एट इतना डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब डेल्टा टीएफ, डेल्टा टीएफ का मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये इसका मतलब हुआ डिप्रेशन इन, शॉर्ट में लिख देते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। ये दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है माइनस, देखिए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यहां माइनस का मतलब ही हुआ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो यहां माइनस नहीं भी लिखेंगे काम चल जाएगा। तो ये वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.186 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, ये समझ में आया क्या। अब आपको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बोले तो डेल्टा टीएफ का एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। डेल्टा टीएफ का एक फॉर्मूला होता है, डेल्टा टीएफ बराबर KF इंटू मोलैलिटी होता है। डेल्टा टीएफ बराबर क्या होता है KF इंटू मोलैलिटी। अब आपको अच्छे से पता चल चुका है कि डेल्टा टीएफ आपको दे दिया है, कितना दे दिया है 0.186 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, इक्वल टू आप क्या करोगे KF इंटू एम करोगे, इसको इक्वेशन 1 मान लो। आपसे आगे पूछ क्या रहा है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पूछ रहा है। आप कल के लेक्चर में एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को पढ़ चुके हो, वहां एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को आप डेल्टा टीबी से डिनोट किए हो, और डेल्टा टीबी का फॉर्मूला होता है KB इंटू एम। दोनों फॉर्मूला में आपको तो लग रहा होगा कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी, लेकिन नहीं यार, यहाँ पे डेल्टा टीबी बराबर KB इंटू एम है, यहाँ डेल्टा टीएफ बराबर KF इंटू एम है, यहाँ पे KF है, यहाँ पे KB है। तो ध्यान से सुनिए, आपसे डेल्टा टीबी यहाँ पे पूछ रहा है, आप क्या करो इसको इक्वेशन 2 मानो, आप क्या करो इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय 2 कर देना। तो इक्वेशन 1 में कितना हो जाएगा 0.186 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या डेल्टा टीबी हो जाएगा। अब आगे बढ़ोगे यार तो KF यहाँ पे है KF इंटू एम, और यहाँ नीचे में क्या हो जाएगा KB इंटू एम। अब देखिए मोलैलिटी दोनों सेम इक्वल सॉल्यूशन है, दोनों सेम इक्वल सॉल्यूशन है, मतलब मोलैलिटी कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए आप KF का वैल्यू दिया हुआ है 1.86 दिया हुआ है, KB का वैल्यू दिया हुआ है 0.512 दिया हुआ है। अब आपको सोल्व करना है यार, अब आपको यहाँ पे सोल्व करना है, देख लीजिए अब आपको यहाँ पे सोल्व करना है। क्या यहाँ से कैसे सोल्व करोगे, एक वैल्यू 0.186 डिवाइडेड बाय डेल्टा टीबी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 0.186 डिवाइडेड बाय डेल्टा टीबी दिया हुआ है, इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई 1.86 डिवाइडेड बाय 0.512 हो जाएगा क्या।
अब थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, वैसे डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हो। इसको इससे काटोगे 0.1 आएगा। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो डेल्टा टीबी बराबर 0.1 इंटू 0.512 आएगा। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 0.0512 आ जाएगा। यही तो हमसे पूछ रहा था डेल्टा टीबी कितना होगा। देखो ऑप्शन में क्या हो जाएगा, 0. देखिए ऑप्शन में अच्छे से देखिए, ऑप्शन में अच्छे से देखिए, सी ऑप्शन आ रहा है क्या हम लोगों का, सी ऑप्शन आ रहा है क्या हम लोगों का। अच्छे से रिलेट करिएगा, सबसे पहले क्वेश्चन समझना सीखिएगा। क्वेश्चन में क्लियर बोल रहा है कोई एक एक्वस सॉल्यूशन है जो एम मोल नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, किसी एक्वस सॉल्यूशन में एम मोल नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिलाया हुआ है। इस एम मोल नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के कारण से वो फ्रीज कर जा रहा है इतना डिग्री सेल्सियस पे, मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ है। ये समझ में आया, तब जाके आपसे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पूछ लिया, तो ऐसे हम सोल्व कर लेंगे। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप, अगला क्वेश्चन, हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। ये है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन। यहाँ पे एक बात याद रखना, यहाँ पे एक बात याद रखना, यहाँ पे थोड़ा करेक्शन जाएगा, क्रोमियम होगा, Cr होगा, ठीक है। यहाँ कोबाल्ट होगा खाली, यहाँ T एक्स्ट्रा आ गया था। ध्यान से सुन लो यार, ध्यान से सुन लो। देखिए क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को हम लोग डेल्टा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा से डिनोट करते हैं। अब देखो यार, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड के। स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड कहने का मतलब हुआ दो टाइप के लिगेंड होते हैं, एक होता है वीक फील्ड लिगेंड, एक होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ये समझ में आया। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के कारण से डेल्टा ज्यादा होगा और वीक फील्ड लिगेंड के कारण से डेल्टा कम होगा। अब आपको हम पहचानना सिखाते हैं। अमोनिया जो है ना, NH3 जो है ना, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, NH3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, NH3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। लेकिन फ्लोराइड जो है, F जो है ना, ये वीक फील्ड लिगेंड होता है। क्या होता है, वीक फील्ड लिगेंड होता है। तो याद रखना आप, देखिए जो भी डेल्टा बोले तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड के। ये बात समझ में आया। अब याद रखना आप, लिगेंड ज्यादा, जितना स्ट्रॉन्ग फील्ड रहेगा उतना ही डेल्टा ज्यादा रहेगा। आपसे पूछ क्या रहा है, किसका सबसे लोएस्ट होगा, मतलब जो वीक फील्ड वाला होगा उसका डेल्टा लोएस्ट होगा कि नहीं होगा। तो जी हाँ, क्यों, क्योंकि स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड के तो डायरेक्टली होना चाहिए, मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड रहेगा तो ज्यादा होगा, वीक फील्ड लिगेंड रहेगा तो कम होगा। तो देखिए यहाँ पे वीक फील्ड है तो आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। बाद में के तीनों में NH3 मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड वाला है। ये समझ में आया। अगला क्वेश्चन बनाते हैं भाई, अगला क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए यार, मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड ऑन इंटरेक्शन ऑफ फिनॉल विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हाइड्रोक्साइड है भाई, ये हाइड्रोक्साइड है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड। देखो यार, एक कोल्बे स्मिथ रिएक्शन पढ़े होइएगा आप सिंपल सा बात ध्यान में सुनिए। फिनॉल को जब आप, फिनॉल ये तो पहचानने में आता है ना भाई कि बेंजीन रिंग के ऊपर OH लगा है तो ये फिनॉल हो जाएगा। वेरी गुड। देखो यार, फिनॉल को जब आप रिएक्ट करवाओगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड का मतलब होता है यार NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड का मतलब क्या होगा भाई, NaOH होता है। ये क्लियर है क्या, ध्यान से सुनिएगा यार। जब फिनॉल को आप सोडियम हाइड्रोक्साइड साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करवाओगे ना, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करवाओगे ना, तो आपको सैलिसिलिक एसिड मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा भाई, सैलिसिलिक एसिड मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा भाई, सैलिसिलिक एसिड मिल जाएगा। ये याद रखना, ये इस रिएक्शन का नाम है कोल्बे स्मिथ रिएक्शन। क्या नाम है, कोल्बे स्मिथ रिएक्शन नाम है। क्या नाम है, कोल्बे स्मिथ रिएक्शन नाम है। क्या नाम है, कोल्बे स्मिथ रिएक्शन नाम है। ये समझ में आया क्या, तो अपना आंसर निकल गया। अब आगे बढ़ो, ये क्वेश्चन देखिए अच्छे से। देखो ये बोल रहा क्या, देखिए द टाइम टेकन फॉर 10% कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 20 मिनट, देन फॉर 19% कंप्लीशन द रिएक्शन विल टेक। एक बात आपको बताते हैं, ये है फर्स्ट ऑर्डर। कौन पहले बता दिया कि ये फर्स्ट ऑर्डर का है।
आप यहाँ पे एक फॉर्मूला पढ़ लो, देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, किसके लिए? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपको एक बात समझना है, KT बराबर जो होता है 2.303 log A बट्टे A माइनस एक्स होता है। इतना समझ में आया? आपको ये याद रखना पड़ेगा, ये फॉर्मूला होता है फर्स्ट ऑर्डर का। इस फॉर्मूला में K को हम लोग बोलते हैं रेट कांस्टेंट। K को क्या बोल देते हैं यार? रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट का 3 नाम होता है, या तो आप रेट कांस्टेंट बोलो, या वेलोसिटी कांस्टेंट बोलो, या स्पेसिफिक रिएक्शन रेट बोलोगे। भाई तीनों नाम लिख लो कहीं पे। इस K को बोलते हैं या तो रेट कांस्टेंट, या स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, या वेलोसिटी कांस्टेंट बोलते हैं। इतना बात क्लियर हुआ क्या? अब यहाँ पे T क्या है भाई? तो T का मतलब टाइम टेकन। T का मतलब टाइम टेकन। अब एक मजे की बात बताऊं, जितना भी फर्स्ट ऑर्डर में ये परसेंटेज वाला क्वेश्चन रहेगा ना, तो A का वैल्यू आप 100 मान लेना। याद रखना ये कंडीशनल है बाबू, ये कंडीशनल है, हम अपना सहूलियत के लिए करते हैं। जितना भी यहाँ पे परसेंटेज वाला क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन दिखेगा ना, तो A का वैल्यू 1 मान लेना, X का मतलब खर्चा मान लेना। क्या मान लेना? खर्चा। कहने का मतलब क्या? जितना परसेंट कंप्लीट हो गया, मतलब जितना परसेंट खर्चा हो गया, उसको आप X मान लेना। अब क्वेश्चन बन जाएगा आपसे, देखो टाइम टेकन फॉर 10% कंप्लीशन। 10% कंप्लीशन का मतलब 10% कंप्लीशन का मतलब 10% खर्चा हो गया, मतलब X का वैल्यू 10 हो गया यहाँ पे। ये समझ में आया क्या? अब इस फॉर्मूला को पुट करेंगे, आंसर निकलेगा। देखो भाई पुट करते जाओ, टाइम टेकन फॉर 10% कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इज 20 मिनट। मतलब यहाँ पे T का वैल्यू, अगर देखो T का वैल्यू कितना लेने बोल रहा है? 20 मिनट। आगे बढ़ो, 2.303 लॉग। आपको अच्छे से पता है, जैसे ही परसेंटेज दिखा, A का वैल्यू 100 मान लेंगे, A का वैल्यू 100 हो जाएगा, X कितना हो जाएगा? जितना परसेंट कंप्लीट हुआ रहेगा। X मतलब खर्चा, जितना खर्चा हो गया रहेगा। तो यहाँ पे 10 है तो 10 हो जाएगा। इसको आप इक्वेशन 1 मान लो, मान लोगे। फिर से आगे बढ़ो, फिर से क्वेश्चन में आगे बढ़ो। देन फॉर 19% कंप्लीशन रिएक्शन विल टेक, मतलब 19% कंप्लीशन, 19% खर्चा करने के लिए और कितना टाइम लगेगा? फिर से आप क्या करो, इस फॉर्मूला में टाइम पूछ रहा है तो टाइम पूछ रहा है तो रहने देते हैं टाइम। आगे बढ़ भाई, क्या हो जाएगा? 2.303 फॉर्मूला रखते जाओ, लॉग यहां भी A का मतलब 100, और नीचे देखो 19% खर्चा करना है। कितना खर्चा करना है? 19। तो 100 माइनस क्या हो जाएगा? 19 हो जाएगा। ये समझ में आया क्या? अब क्या करो आप, आप क्या करो, इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दीजिए इक्वेशन 2 से पूरा। अच्छा एक बात और समझाते हैं, यहाँ पे ध्यान से सुन लो। ये जो रेट कांस्टेंट है ना बाबू, ये किस कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। ये नोट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन, नोट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन। ये याद रख लेना, ये डिपेंड भी करता है तो टेम्परेचर पे ही करता है। किस पे करेगा? टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। ध्यान से सुन ले भाई, हम आपको बोल रहे हैं इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दीजिए इक्वेशन 2 से, तो क्या हो जाएगा? इधर बराबर के इधर साइड कौन है? K इंटू 20, ये हो गया। बराबर के इधर साइड कौन है? K इंटू T, ये हो गया। क्या आगे बढ़ो, इधर कौन है? 2.303 लॉग। देख भाई 100 माइनस 10 करोगे तो 90 होगा कि नहीं? अब डिवाइडेड बाय 2.303 लॉग। इसको देखो भाई, 100 डिवाइडेड बाय 100 में से 19 तो 81 हो जाएगा ना भाई। अब देख 2.303 ये कैंसल, K से K कैंसल, यहाँ क्या बच गया? 20/T बच गया। यहाँ पे देखो क्या बच गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैथ आएगा, मजा भी आएगा। देखो आप क्या करो, इतना टर्म को देखो, आप इतना टर्म को बस देखो, इतना टर्म को देखो, अभी समझते हैं। इतना टर्म को देखिए, अभी समझते हैं। देखो पहले बेसिक मैथ पढ़ो। कहीं पे आज के बाद से log m/n दिखे, कहीं पे आज से आपको log m/n दिखे ना, इसको मैथमेटिकली हम बोल देते हैं log m माइनस log n। ये फॉर्मूला याद रख लेना। आपको भी यहाँ पे क्या दिख रहा है? आपको भी यहाँ पे क्या दिख रहा है? अच्छे से बताओ तो। आपको भी यहाँ पे क्या दिख रहा है? log 100 माइनस log 90 कर सकते हैं क्या? या इससे भी आसान कर देते हैं, 1 0 से 1 0 कट गया तो यहाँ क्या बच जाएगा? यहाँ क्या बच जाएगा? देख भाई, यहाँ पे log 10/9 ही ना है, तो इसको आप क्या करिएगा? log 10 माइनस log 9 करिएगा। 9 को हम 3 के पावर स्क्वायर कर सकते हैं क्या? 9 के जगह पे 3 टू द पावर 2 कर सकते हैं क्या? अब देखो नीचे आ जाओ, फिर सेम कंसेप्ट, log 100 आ जाएगा, log 100 आ जाएगा माइनस log 81 को हम 3 के पावर 4 लिख सकते हैं। 81 को आप 81 लिखिए या 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 लिखिए, बात तो बराबर ही है।
3 4 बार है, इसलिए 3 के पावर क्या कर दिए 4 कर दिए। अब देखो यार इसको सोल्व करते हैं, आंसर आएगा। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, यहाँ पे 20/t। देखो भाई log 10 का वैल्यू 1 होता है, log 10 का वैल्यू 1 होता है। इसको और सोल्व करो ना, यहाँ पे log 10 का वैल्यू 1 होता है। ध्यान से सुनो, आपको बता चुके हैं पावर वाला, जो पावर है उसको बाहर कर दो, यहाँ क्या बच जाएगा log 3 बच जाएगा। यहाँ पे भी सेम कंसेप्ट, log 100 का वैल्यू 2 होता है, log 100 का वैल्यू 2 होता है। यहां पे भी क्या बोले, पावर बाहर करो और उसके बाद एज इट इज लिख दो। ये कर दिए क्या, इसको सोल्व करोगे भाई तो 1 - 2 log 3 का वैल्यू, log 3 का वैल्यू 0.47 होता है। यहां देखो 2 - 4 इंटू log 3 का वैल्यू 0.47 आता है। इसको सोल्व करोगे आप, इसको सोल्व करोगे तो 1 माइनस कितना आएगा, 7 दूनी 14, 4 दूनी 8, 1 9। देखो ये आया 0.94। अब इसको सोल्व करोगे 2 माइनस 7 चौक 28, 4 चौक 16, 2 18। देखो यार 1.88 आया। अब इसको भी सोल्व करोगे तो ऊपर आएगा कितना, 0.06 आएगा शायद। देख लो ना भाई, 1 में से माइनस कर दो। आप देखो 1 में से माइनस कर देंगे 94 के, 10 में से 4 गया तो 6 ना। देखो 0.06 आया यहाँ पे। नीचे देखो 2 में से घटा देना है भाई 1.88 को, क्या आ जाएगा 10 में से 8 2, 9 में से 8 गया तो 1, यहाँ पे बच गया 0, मतलब नीचे बच गया 0.6 और 0.12। अब थोड़ा कलर का पेन चेंज कर लेते, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। देखो वहां पे हम क्या निकाल के लाए हैं, 0.06 डिवाइडेड बाय 0.12 लाए हैं। इसको सोल्व करोगे तो ये 2 आ जाएगा। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना आप तो t का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से 40 मिनट। इतना मगजमारी करना पड़ेगा भाई इस टाइप के क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन बीसीसी में आ चुका है। हमको बस एक फॉर्मूला याद रखना है, एक फॉर्मूला याद रखना है, उसके बाद आपका मैथमेटिकल कैलकुलेशन कितना फास्ट है वो डिसाइडिंग फैक्टर होगा कि कितना जल्दी आप सही करोगे। एक बात और, क्वेश्चन जब बनाना एग्जाम में थोड़ा स्लो बनाना, थोड़ा स्लो जरूर बनाना, लेकिन गलत मत बनाना भाई। आता हुआ क्वेश्चन गलत मत करना। ये सब बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशन ज्यादा है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में सबको आएगा भाई। देखो आगे बढ़ो। तीसरा क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन P4O10। इसके लिए भाई हमको P4O10 का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। आप क्या करना भाई, 4 ऐसे P लिख लेना, 4 ऐसे P लिख लेना। उसके बाद POP 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 ये बॉन्ड बना देना। उसके बाद जितना P है उसके साथ एक डबल बॉन्ड O जोड़ देना। क्या कर देना, डबल बॉन्ड O जोड़ देना। इसके बाद एक बात बताते हैं, अंदर में भी भाई, अंदर में भी देखो एक POP बॉन्ड होता है, एक POP बॉन्ड होता है। अब आपको देखना है और बताना है, गिन के बताना है कि कितना सिग्मा बॉन्ड है। देख भाई सब अच्छे से देखो। एक सिग्मा बॉन्ड देखो यहाँ पे एक सिग्मा एक पाई होगा, तो एक तो सिग्मा यहाँ पे है, एक सिग्मा यहाँ, एक सिग्मा यहाँ, एक सिग्मा यहाँ, एक सिग्मा यहाँ। ऐसे करके आप काउंट करिएगा, ऐसे करके आप काउंट करिएगा भाई, ऐसे करके काउंट करोगे। एक सिग्मा यहाँ पे है, एक सिग्मा यहाँ, एक सिग्मा ये, एक सिग्मा ये, तो टोटल कितना सिग्मा हो गया भाई। देख 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कितना है भाई, अच्छे से देखो तो, अच्छे से देखो कितना टोटल सिग्मा आ गया। 4 बाहर बाहर, 4 2 6 6 2 8 8 2 10 10 2 12, अंदर 4 गो, कितना हो गया टोटल 16 सिग्मा हो गया। आंसर निकला क्या अपना। अब आगे बढ़ लो भाई, आगे बढ़ लो, आगे बढ़ लो। अगला क्वेश्चन क्या है, देख भाई ये है एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन। आपको एक फॉर्मूला याद रखना होगा nth ऑर्बिट के लिए। किसके लिए, nth ऑर्बिट के लिए एनर्जी का फॉर्मूला होता है -13.6 इंटू n -13.6 Z² बाय n² होता है फॉर्मूला। क्या होता है देखिए अच्छे से, En का फॉर्मूला होता है -13.6 गुने Z² बाय n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। क्या होता है, -13.6 गुने Z² बाय n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अब यहाँ पे आपको एक बात और समझना है, क्वेश्चन पढ़िए। इन हाइड्रोजन एटम इफ एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट इज इतना। ये लाइन हम लोग को जस्ट लाइक ऐसे ही फालतू टाइम वेस्ट करवाने के लिए दे दिया था। अब काम का लाइन आगे है, देन दैट इन सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। अरे भाई साहब, जब कभी भी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोले तो n का वैल्यू 2 हो जाएगा। मतलब जितना एक्साइटेड स्टेट बोलना रहेगा ना, मान लो हम थर्ड एक्साइटेड स्टेट बोले तो n का वैल्यू 1 बढ़ा के लेना है। थर्ड एक्साइटेड स्टेट मतलब n का वैल्यू 4 ले लेना है। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब n का वैल्यू 3 ले लेना है।
जितना एक्साइटेड स्टेट बोलेगा ना उसमें n का वैल्यू 1 ज्यादा कर देना। यहाँ सेकेंड है ना तो यहाँ n बोले तो ऑर्बिट नंबर 3 हो जाएगा। अब वैल्यू रख दो भाई, हाइड्रोजन एटम के लिए बात करना है। हाइड्रोजन एटम का z कितना होता है 1 होता है। E का वैल्यू रखोगे -13.6, जेड स्क्वायर 1 का स्क्वायर। अब देखो भाई n का मतलब 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। इसको सोल्व करोगे तो -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। ये समझ में आया क्या? कैसे आ जाएगा? देखो भाई यार तुम लोग मैथमेटिक्स में थोड़ा सा कैलकुलेशन में अच्छा रहना। देखो यही ना होता, अब इसको डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगा। आंसर कौन हो जाएगा? पहला आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है? इक्वानिल बिलोंग्स टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ ड्रग। ध्यान से, केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ का क्वेश्चन है। केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ का क्वेश्चन है, ध्यान से सुन लीजिए। इक्वानिल जो है ना, इक्वानिल याद रखना यार, इक्वानिल ट्रांक्विलाइजर ग्रुप का दवा है। किसका दवा है? ट्रांक्विलाइजर ग्रुप का दवा है। अब ये आपका एक क्वेश्चन हो गया। ट्रांक्विलाइजर क्या है? तो ये नर्वसनेस आता है ना हम लोगों का, उसमें उसको सही करने के लिए इस ग्रुप का दवा का यूज में लाते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है इक्वानिल जो है किस ग्रुप का ड्रग है? इनमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ट्रांक्विलाइजर ग्रुप का। ये समझ में आया क्या? जो नर्वसनेस एंजाइटी जो होता है ना पेशेंट को, उसको सही करने के लिए ये जो ट्रांक्विलाइजर ग्रुप का दवा है इसका इस्तेमाल में हम लोग इसको इस्तेमाल में लाते हैं। ये समझ में आया क्या? अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। ये तो आपका सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है यार, ये तो सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है। ध्यान से देखो, ए का वैल्यू दिया है 3.1 एंगस्ट्रॉम, बी का वैल्यू दिया है 3.1 एंगस्ट्रॉम, मतलब ए बराबर बी दे दिया है क्या? और सी का वैल्यू दिया है 5.2 एंगस्ट्रॉम। आपको वैल्यू देख के डिसाइड करना है। देखो ए का जितना वैल्यू है उतना ही वैल्यू बी का है, मतलब जितना ए उतना ही बी, मतलब ए बराबर बी। और सी का वैल्यू देखो यार अलग है, मतलब ए बराबर बी तो है लेकिन नॉट इक्वल टू सी है। ये बात समझ में आया? अब अगला बढ़ो, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री। यहां पे दूसरा बात क्या बोला है? अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री, ये दे दिया है। तो ये दोनों इंफॉर्मेशन जो है ना टेट्रागोनल का होता है। किसका होता है? टेट्रागोनल का। किसका होता है? टेट्रागोनल का होता है। क्या टेट्रागोनल चारों में से है क्या? नहीं है, तो अपना आंसर हो जाएगा डी। अब आप बोलोगे कि सर ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल का कितना होता है? तो ध्यान से सुन ले भाई, ध्यान से सुन ले। देखो ट्राइक्लिनिक का होता है ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, इतना याद रख लोगे। यहाँ पे ट्राइक्लिनिक के केस में अल्फा भी नॉट इक्वल टू बीटा होता है, बीटा भी नॉट इक्वल टू गामा होता है, और ये भी नॉट इक्वल टू 90 डिग्री होता है। ये याद रखना पड़ेगा। वहीं पे मोनोक्लिनिक का अगर बात करें, मोनोक्लिनिक का बात करें, यहाँ भी ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी हो जाएगा। अब देखिए ये क्या, यहाँ पे अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 डिग्री तो होगा, लेकिन गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री होगा। ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन याद रख लेना। टेट्रागोनल पूछे तो ये क्राइटेरिया आपको याद रहेगा। अगर ट्राइक्लिनिक पूछे तो ये याद रख लेना, ट्राइक्लिनिक का ये होता है, और मोनोक्लिनिक पूछे तो ये कंडीशन हो जाएगा। ये समझ में आया क्या? जल्दी देखो भाई अगला क्वेश्चन देखो, आपसे पूछ रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर गिव पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट। आपको एक पीवाईक्यू और मिल चुका है ऐसा, आई थिंक पिछला सेकंड लेक्चर में होगा। आपको बहुत ही मजेदार ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पे बार बार पूछ रहा है, तो हालांकि ये बार बार पूछ रहा है तो यूनिक होगा ना। अब देखो टॉलरेंस टेस्ट याद रखना, सुक्रोज नहीं देता है। कौन नहीं देता है? सुक्रोज नहीं देता है, एल्डिहाइड नहीं देता है, कीटोन नहीं देता है। अच्छे से लिखवा चुके हैं, तो याद रखना जहां कहीं भी सुक्रोज है ये तो नहीं देगा, यहां भी सुक्रोज है ये भी नहीं देगा। अब याद होना चाहिए एल्डिहाइड में, एल्डिहाइड को लिखने के लिए लास्ट में हम एल रहता है ना कहीं पर जुड़ा हुआ, समझ जाते हैं ये एल्डिहाइड है। तो ये भी नहीं देगा, ये भी नहीं देगा, तो देगा कौन? बी दे देगा। ये समझ में आया क्या? आगे बढ़ लो। अब देखो भाई सब्सटेंस व्हिच कैन बी यूज्ड एज एसिडिक फ्लक्स, देख ले भाई। अरे यार जब हम मेटालिक ओर को प्यूरिफाई करते हैं ना भाई, अब वहां जो भी बेसिक इंप्यूरिटी रहता है, बेसिक इंप्यूरिटी जो भी रहता है ना मेटालिक ओर में, मेटालिक ओर में देखो भाई, मेटालिक ओर में जो भी बेसिक इंप्यूरिटी होगा, जो भी बेसिक इंप्यूरिटी होगा उसको साफ करने के लिए हम लोग एसिडिक फ्लक्स का यूज करते हैं, और मेनली एसिडिक फ्लक्स SiO2 होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भाई, पॉलीमर इज मतलब व्हिच टाइप ऑफ पॉलीमर इज बेकेलेट, मतलब बेकेलेट कैसा पॉलीमर है। एक बात बताएं, बेकेलेट क्या है ना, बेकेलेट बनता कैसे ये समझ लो, क्वेश्चन बन जाएगा। बेकेलेट हम कैसे बनाते हैं? तो जब फिनॉल को फॉर्मल्डिहाइड के साथ कंडेंसेशन रिएक्शन करवाते हैं ना,
तब जाके बन जाता है बेकेलेट। बेकेलेट बनेगा कैसे? जब फिनॉल को, अपना भाषा में लिखोगे क्या, फिनॉल को फॉर्मल्डिहाइड के साथ, किसके साथ, फॉर्मल्डिहाइड के साथ आप कंडेंसेशन रिएक्शन करवाते हो। क्या करवाते हो? कंडेंसेशन रिएक्शन करवाते हो, तब क्या बन जाता है? बेकेलाइट। देखो कंडेंसेशन रिएक्शन करवाते हैं तो कैसा पॉलीमर हो जाएगा? कंडेंसेशन पॉलीमर हो जाएगा। आगे बढ़ ले भाई, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पेरोक्सिल एसिड। यहां पे बहुत ही मजेदार बात आपको बताएंगे, ध्यान से देख लो भाई, ध्यान से देख लो। पर फॉस्फोरिक एसिड क्या है? पर फॉस्फोरिक एसिड। पर फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H3PO5। अब देखते जाओ स्ट्रक्चर, देखो यार PO5 है ना, एक मिनट देख लो भाई, ये हो गया 2H 2OH। अब देख भाई यहाँ पे ऐसा स्ट्रक्चर होता है। परऑक्सी लिंकेज की पहचान, कहीं पे सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड रहे, ये मतलब ये हुआ परऑक्सी लिंकेज। ये क्या हो गया? परऑक्सी लिंकेज। तो ये हमसे पूछा है कि इनमें से कौन सा परऑक्सी नहीं है। देखो कहीं पे सिंगल बॉन्ड मतलब ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन रहे, इसका मतलब परऑक्सी लिंकेज है। कैसा लिंकेज है? परऑक्सी लिंकेज है। ये समझ में आया क्या? तो अपना तो देखो हमसे पूछा है नोट परऑक्सी, तो ये तो नहीं होगा। अब बात करते हैं पर नाइट्रिक एसिड का। एक बात बताएं, ये बहुत ही कम स्टेबल ऑक्सी एसिड ऑफ नाइट्रोजन है, पर नाइट्रिक एसिड। इसका फॉर्मूला होता है HNO4 होता है। ध्यान से सुन लीजिए, HNO4 को बोलते हैं पर नाइट्रिक। आप क्या करो, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाओ, एक डबल बॉन्ड बनाओ और एक ऐसा बना दो, ये होता है पर नाइट्रिक का। यहां भी ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, मतलब यहां भी परऑक्सी लिंकेज है, ये भी अपना आंसर नहीं होगा। अब देखो पर डाइसल्फ्यूरिक एसिड है। पर डाइसल्फ्यूरिक एसिड को हम एक और नाम देते हैं, पर डाइसल्फ्यूरिक एसिड को एक और नाम देते हैं पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, एक और नाम देते हैं, इसी को हम मार्शल एसिड बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है H2S2O8। क्या होता है? H2S2O8। इसका एक नाम देते हैं, याद रखना यार, इसी को हम मार्शल्स एसिड बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? मार्शल्स एसिड बोलते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर देख भाई, इसका स्ट्रक्चर देखो ऐसे होता है, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, देख ले भाई, देख भाई इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, देख लो। H2 एक H यहाँ पे, एक H यहाँ पे, S2 एक S यहाँ पे, एक S यहाँ पे, 8 ऑक्सीजन होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया क्या? यहाँ पे भी आपको ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन दिख रहा है, मतलब ये भी अपना परऑक्सी लिंकेज कैरी करेगा। तो हमको क्या सिलेक्ट करना था? जो परऑक्सी नहीं करेगा। तो आपको ऐसे बता दूं कि पर क्लोरिक होगा, पर क्लोरिक का भी स्ट्रक्चर बना लो, HClO4 होता है। पता है इसका यूज हम कहाँ करते हैं? एक्सप्लोजन करने के लिए। एक्सप्लोसिव एलिमेंट है, एक्सप्लोसिव सब्सटेंस है ये, ध्यान से सुनना। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं? Cl, देख भाई इसका स्ट्रक्चर पर क्लोरिक कैसे बनता है? यहाँ पे कहीं भी ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन है क्या? नहीं है, मतलब ये परऑक्सी लिंकेज नहीं रखता है। तो अपना आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन देखो, केमिकल नेम ऑफ एस्पिरिन। याद रखना इसका नाम होता है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। इसका नाम होता है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। इसका दूसरा नाम होता है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, याद रख लेना। अगला क्वेश्चन देखो यार, अगला क्वेश्चन देखो। अब बोला है रिएजेंट यूज्ड इन रायमर-टैमन रिएक्शन। एक मजे की बात बताऊं, रायमर-टैमन रिएक्शन होता क्या है ना, रायमर-टैमन रिएक्शन क्या होता है भाई? तो यहाँ पे फिनॉल को आप क्लोरोफॉर्म, CHCl3 और क्लोरोफॉर्म के साथ NaOH के साथ रिएक्शन करवाते हो। तो होता क्या है ना, ऑर्थो पोजीशन पर। याद रखना रायमर-टैमन रिएक्शन में होता क्या है, जब आप क्लोरोफॉर्म और NaOH के साथ फिनॉल को रिएक्ट करवाओगे ना, तब ऑर्थो पोजीशन पे एक CHO ग्रुप आके जुड़ जाएगा। नहीं होता है तो अपना भाषा में लिख लो, हम बोल देते हैं। रायमर-टैमन रिएक्शन में क्या होता है, फिनॉल को आप ये क्लोरोफॉर्म CHCl3 साथ ही साथ NaOH के साथ रिएक्शन करवाइएगा ना, तब आपको क्या मिलेगा? तो एक ऑर्थो पोजीशन। ऑर्थो की पहचान आता है क्या? देखो ये पोजीशन ऑर्थो रहेगा, ये पोजीशन मेटा पोजीशन रहेगा और ये पोजीशन पैरा पोजीशन रहेगा। आपको यहाँ पे याद रखना है कि जब हम क्लोरोफॉर्म और NaOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे फिनॉल का, तब ऑर्थो पोजीशन पे CHO ग्रुप आ जाता है। तो ये क्या बन जाएगा? ये क्या बन जाएगा? यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे आ जाना है CHO ग्रुप को ये बन जाएगा सैलिसैल्डिहाइड बन जाएगा। हालांकि एक बात ध्यान से सुन ले भाई, एक बात ध्यान से सुन ले भाई, रायमर-टैमन रिएक्शन में यूज किसको लाते हो? तो CHCl3 के साथ NaOH। इतना सही अपना क्वेश्चन बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो भाई, XeOF2 में हाइब्रिडाइजेशन क्या है? बहुत ही मजेदार कंसेप्ट बताएंगे, सब याद रखना भाई। हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए कोई तीसरा चौथा रूल नहीं पढ़ेंगे, बस एक बात समझ लेना।
जिस जिस ग्रुप से वो एलिमेंट बिलोंग करेगा वो याद रख लेना। बताओ भाई, हाँ एक बात और याद रखना, हाइड्रोजन साइड एटम नहीं होना चाहिए। जो रूल अभी अप्लाई कर रहे हो उसमें हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। देखो जेनन जो है ना ग्रुप 8 से बिलोंग करता है, मेंडलीफ के अनुसार जो ग्रुप बिलोंग करेगा ना यार उसका बात कर रहे हैं, तो जेनॉन ग्रुप 8 से है, ऑक्सीजन ग्रुप 6 से है, और ये फ्लोरीन जो है किस ग्रुप से है, 7th ग्रुप से। तो आप बताओ एक फ्लोरीन 7 से, तो 2 फ्लोरीन है, तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14। अब देखो अगर 8 से आप डिवाइड कर देना सिंपल सा, यहाँ क्या हो जाएगा 28/8। हम लोग यहाँ पे देखो बच्चा वाला डिवाइड करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे 28 में, क्या हो जाएगा 8 तिरिक 24, यहाँ क्या बच जाएगा 4 बच जाएगा। अब ध्यान से सुनना, जो यहाँ पे आपका भागफल आएगा ना भाई, भागफल को आप बोलोगे सिग्मा बॉन्ड, भागफल को क्या बोलोगे सिग्मा बॉन्ड। जो आपका शेष फल आएगा, भागफल बोले तो कोसेंट, शेष फल बोले तो रिमाइंडर, तो जो आपका शेष फल बोले तो रिमाइंडर को आप 2 से डिवाइड कर दोगे ना तो वो आ जाएगा लोन पेयर। तो अब आप बताओ इसमें टोटल सिग्मा बॉन्ड कितना आया आपको, तो टोटल सिग्मा बॉन्ड 3 आया, टोटल लोन पेयर कितना है, तो रिमाइंडर 4 है, तो 4/2 लोन पेयर कितना आ जाएगा, 4/2 का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब आप बताओ लोन पेयर 2 है, सिग्मा बॉन्ड 3 है, दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 5, मतलब 5 को हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा। 5 को हाइब्रिड ऑर्बिटल वाले को हम बोल देते हैं s। देखिए 5 को हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे पूछेगा, एक s का 3p का 4 हुआ क्या, और एक d का, मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp3d। बहुत ही मजेदार कंसेप्ट है यार, बहुत ही मजेदार कंसेप्ट है, बहुत अच्छे से समझना, जो बताए हैं उसी तरीका से बनाने का कोशिश करना, बन जाएगा। अब देख भाई अगला क्वेश्चन है बॉन्ड ऑर्डर का। यार आप एक काम करना, कुछ नहीं करना, सबसे पहले आप 14 लिख लेना, 14 का बॉन्ड ऑर्डर आप 3 कर देना। ये ट्रिक बताते हैं, इधर 15 होता है, 16 होता है, 17 होता है, इधर बढ़ोगे तो 13 होगा, 12 होगा, 11 होगा। देखो 14 13 12 11, देखो इधर से इधर जाओगे फिर भी 0.5 घटाना, इसका कितना हो जाएगा 2.5, फिर 0.5 घटाओ 2 हो जाएगा, फिर 0.5 घटाओ 1.5 होगा, इधर देखो 2.5 होगा, इधर देखो 2 हो जाएगा, इधर देखो 1.5 हो जाएगा। बस इतना याद रखो, क्वेश्चन बन जाएगा। हम यहाँ पे ये क्या लिखे हैं पता है, कितना इलेक्ट्रॉन ये है, ये आपको ऊपर में जो दिख रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये जो ऊपर में दिख रहा है ना 11 12 13 14 15 16 17, ये जो ज्यादा स्पीड में बोल दिए हैं, ये जो ऊपर में है भाई ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ध्यान से सुनना, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 आता है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा। अब आप एक एक में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालो। देखो एक निगेटिव चार्ज है, ध्यान से सुनना, 8 दूनी 16, एक निगेटिव के चार्ज के कारण से एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, मतलब यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन कितना 17 है। देखो 8 दूनी 16 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे कितना 8 दूनी 16, एक पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज के आने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन घट जाता है, निगेटिव चार्ज के आने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है। पॉजिटिव चार्ज आया वैसे 16 होता है, एक पॉजिटिव आया तो 15 हो गया, ठीक है। तो एक काम करो ना भाई, आप O2 माइनस में लिखो, तो O2 माइनस का 17 होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, O2 का कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और O2 प्लस का कितना हो जाएगा भाई 15 हो जाएगा। ये समझ में आया ना, ये समझ में आया ना। अब आपको डिसाइड करना देखते हुए भाई, 17 वाला का बॉन्ड ऑर्डर 1.5 लाए हो यार। अब देखो 16 वाला का बॉन्ड ऑर्डर कितना लाए हो 2 लाए हो, लिखते जाओ आप सभी। अब देखो भाई 15 वाले का 2.5 लाए हो, 2.5 लाए हो, ये समझ में आया क्या। अब आपको बोल रहा है किसका ज्यादा किसका कम। देखो आप O2 प्लस वाला का बॉन्ड ऑर्डर आपको ज्यादा आया कि नहीं आया, उसके बाद O2 का हो जाएगा, उसके बाद किसका हो जाएगा O2 माइनस का हो जाएगा। देख लो ऑप्शन में कहां पे है, सबसे ज्यादा O2 प्लस यहां पे दिख रहा है, उसके बाद O2, उसके बाद देखो ये भी नहीं होगा क्योंकि देखो इधर साइन होना चाहिए, नहीं है यहाँ पे। इसको देखो अच्छे से, इसको देखो अच्छे से, O2 का सबसे ज्यादा, उसके बाद O2, देखो अपना आंसर बी हो जाएगा क्या भाई। देख लो, गुमराह करने के लिए इसको देख लेना और इसको देख लेना, साइन गुमराह किया है, साइन अच्छे से फोकस करना। इसी में आई एरर होता है, कई बार हम लोगों से भी आई एरर होता है जल्दीबाजी में, इसलिए ध्यान रखना कि यहाँ पे आई एरर होने का चांस है। इसको बढ़िया से देखना, हम लोग का आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ लो भाई, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। देखो एरोमेटिसिटी और नॉन एरोमेटिसिटी पहचानने का पहले ट्रिक समझो। एरोमेटिक किसको बोलोगे, ट्रिक ने बोल दिया, यहाँ पे कंसेप्ट समझो। एरोमेटिक के लिए सबसे पहला रूल है कि साइक्लिक होना चाहिए, जो भी मोलेक्यूल होना चाहिए साइक्लिक होना चाहिए।
दूसरा रूल है कि ये प्लानर होना चाहिए, दूसरा रूल है कि प्लानर होना चाहिए। प्लानर का मतलब हुआ उस साइकिल में सभी के सभी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाला होना चाहिए। ये समझ में आया क्या? एकदम शॉर्ट हैंड में लिखे हैं, आपको लिखना है तो अपना भाषा में लिख लेना यार। सबसे पहला रूल है साइक्लिक होना चाहिए, दूसरा रूल है कि प्लानर होना चाहिए, तीसरा रूल है कि कंजुगेशन में होना चाहिए। कंजुगेशन बोले तो डबल बॉन्ड के बाद सिंगल होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड के बाद डबल होना चाहिए, ऐसे करके, या डबल के बाद सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड पे कोई ना कोई चार्ज होना चाहिए, ऐसे करके कंजुगेशन बोलते हैं। तीसरा होता है भाई हकल्स रूल, तीसरा होता है, चौथा रूल होता है हकल्स रूल। हकल्स रूल कहता है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए एरोमेटिक के लिए। हम आपको बोलेंगे हकल्स रूल के नाम पे इसको याद रखो, लेकिन मेरा कंसेप्ट याद रखना, चौथा के रूल के जगह पे मेरा कंसेप्ट याद रखना। अगर आपको टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, ध्यान से, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन अगर आपको यहां से कहां से शुरू होना होगा पता है? 2 से। अगर 2 के बाद 6 आ जाए, 6 के बाद 10 आ जाए, 10 के बाद 14 आ जाए, कहने का क्या मतलब? अगर नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन 2 के बाद 6, 6 के बाद 10, 10 के बाद 14, मतलब देखो स्टार्टिंग हुआ 2 से, उसके बाद 4 का गैप बनाते अगर बढ़ते चला जाए तो वो हो जाएगा एरोमेटिक। क्या हो जाएगा? एरोमेटिक। आपको सिलेक्ट भी करना है एरोमेटिक ही। देख लो भाई ये स्ट्रक्चर ऐसा है, देख लो यार ये स्ट्रक्चर ऐसा है, देख लो भाई ये स्ट्रक्चर ऐसा है, ये बी स्ट्रक्चर कैसा है, देख भाई एक बार बना लेते हैं। पहला स्ट्रक्चर ऐसा है, दूसरा स्ट्रक्चर यहां पे प्लस चार्ज है, तीसरा स्ट्रक्चर देख ले भाई, मतलब ये बॉन्ड है यहाँ, देखो भाई चौथा है आपका ऐसा है यार, निगेटिव चार्ज है कि पॉजिटिव चार्ज? देखो निगेटिव लेके देखते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव लेके देखते हैं। ध्यान से सुनो, अब आपको सारे के सारे में देखो कंजुगेशन सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है? पहला रूल साइक्लिक है, सही बात है। देखो यार प्लेनर का मतलब हुआ हर एक कार्बन sp2 होना चाहिए। देखो ये तो sp2 कार्बन है, ये भी sp2 कार्बन है, ये भी sp2 कार्बन है, लेकिन यार ये sp3 कार्बन है। यहाँ पे सेकेंड रूल ही फॉलो नहीं हुआ, मतलब ये एरोमेटिक तो नहीं होगा। अब आगे बढ़ जाइए, इस पे देखिए, यहाँ देखो डबल बॉन्ड के बाद सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड के बाद डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के बाद सिंगल, सिंगल पे पॉजिटिव चार्ज। देखो ये साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है और sp2 हाइब्रिडाइजेशन भी है। अब तीसरा रूल कंजुगेशन में भी। अब चौथा रूल क्या है? हकल रूल। हकल रूल तो कहता आपको ये है, लेकिन इसके बदले में आप ये याद रखिए, टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन निकालिए। एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितना? 4 है। कितना है? 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। देखिए टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 2 है, एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, एक पाई बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो 2 पाई बॉन्ड में 4 पाई इलेक्ट्रॉन होगा क्या? तो यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन आया। अब आपको हम क्या बोले थे? नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक होने के लिए या तो 2 होना चाहिए, या 6 होना चाहिए, या 10 होना चाहिए। 2 से स्टार्ट करिए और 4 के गैप में बढ़ते चल जाइए, ऐसा होगा अगर नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, तब हम एरोमेटिक बोले थे ना। अब देखो यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन आया, क्या इसमें से कोई आ रहा है? मतलब ये भी एरोमेटिक नहीं होगा। इसको चेक कर लो। देखो सबसे पहला कंडीशन साइक्लिक, मतलब पूरा घिरा हुआ होना चाहिए, है ना, घिरा हुआ। दूसरा प्लेनर, सभी के सभी sp2 होना चाहिए, इसमें चेक करोगे तो sp2 मिलेगा। कंजुगेशन मतलब देखो डबल के बाद सिंगल के बाद डबल के बाद सिंगल के बाद डबल के बाद सिंगल पे नेगेटिव चार्ज, कंजुगेशन में भी है। चौथा रूल आता है हकल्स रूल। हकल्स रूल आपसे बोलता तो ये है, लेकिन हम लोग समझने के लिए इसको लेंगे। अब देखो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, फिर से वही बात, एक पाई बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 1 2 3 पाई बॉन्ड है, मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। देखो आपको मजे आ जाएगा यार। देखो 2 होना चाहिए और 6 होना चाहिए, 6 है ना, मतलब अपना एरोमेटिक कंपाउंड ये हो जाएगा, सी ऑप्शन। अब समझ में आया क्या? अब समझ में आया क्या? अब देखो यार, अब देखो इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ निकल बाय मॉन्ट्स प्रोसेस, किसके द्वारा? मॉन्ट्स प्रोसेस के द्वारा। देखो एक्सट्रैक्शन ऑफ निकल बाय मॉन्ट्स प्रोसेस, मेटल इज ऑब्टेन्ड बाय, बोल रहा है। सबसे पहला बात, यहाँ पे क्वेश्चन में भी एक क्वेश्चन छिपा है, आपसे बोला जाएगा कि निकेल का एक्सट्रैक्शन किस प्रोसेस के द्वारा किया जाएगा? मॉन्ट्स प्रोसेस के द्वारा किया जाएगा। और मजे की बात बताऊं, निकल टेट्रा कार्बोनिल, निकल टेट्रा कार्बोनिल को जब हम थर्मली डिकम्पोज करते हैं ना, जब हम थर्मली डिकम्पोज करते हैं ना, मतलब टेम्परेचर दे के तोड़ते हैं ना,
तब जाके हमको निकल मिलता है, थर्मली डिकम्पोज करते हैं निकल टेट्रा कार्बोनिल को। निकल टेट्रा कार्बोनिल का स्ट्रक्चर NiCO4 ये होता है यार, निकल टेट्रा कार्बोनिल का स्ट्रक्चर ये होता है, NiCO4 होता है, याद रखना। तो जब आप निकल टेट्रा कार्बोनिल NiCKEl, जब आप निकल टेट्रा कार्बोनिल को थर्मली डिकम्पोज करोगे तब जाके मॉन्स प्रोसेस के द्वारा निकल आपको मिलेगा। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ये समझ में आया क्या? अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन देखो यार, आपसे बोल रहा है लिविस बेसिक मतलब बेस सबसे कम वाला कौन होगा? तो पता है यार ये लिविस बेस है, आपको यहाँ पे ऑर्डर याद रखना पड़ेगा। देखो नाइट्रोजन का हैलाइड है, कौन है? नाइट्रोजन का हैलाइड है। नाइट्रोजन के हैलाइड के केस में बेसिक ऑर्डर आपको सिखा देते यार, याद रखना। NF3 सबसे कम होता है भाई, उसके बाद NCl3 होता है, याद रखना ये ऑर्डर, उसके बाद NBr3 होता है भाई, उसके बाद Ni3 होता है। अब आपको बताना है सबसे कम बेसिक कौन? तो सबसे कम बेसिक NF3 होता है। ये समझ में आया क्या? अब आगे बढ़ लो क्या, लास्ट क्वेश्चन है आपका भाई। ये क्वेश्चन आई थिंक आपको पहला लेक्चर में मिला होगा। देखो यार ये है केमिकल इक्विलिब्रियम का, किसका है? केमिकल इक्विलिब्रियम का। करना क्या, आप इस इक्वेशन को देखो, इस इक्वेशन का आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट K1 दिया हुआ है और इसका K2 दिया हुआ है। आपको बोल रहा है K1 और K2 में क्या रिलेशन है? बहुत ही आसान है, आप गौर से सुनो। आप इस रिएक्शन को देखो और इसको देखो, आपको यह पता चलेगा कि सबसे पहला क्या किया गया है, तो रिएक्शन के डायरेक्शन को पलटा दिया गया, उल्टा दिया गया है। जो चीज इधर था दाहिने साइड में, उस चीज को इधर बाएं साइड में कर दिया गया। एक रूल आपको केमिकल इक्विलिब्रियम सिखाएगा, जब हम रिएक्शन को ऐसा भाई पलट देते हैं ना यार, तो होता क्या है ना, नया जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बनता है वो पहले का 1/, में हो जाता है। ये समझ में आया क्या? अब यहाँ पे दूसरा भी कंसेप्ट अप्लाई है। यहां पे देखिए इसको तो उल्टा कर दिया गया है, दूसरा क्या किया गया है? उल्टा करने के बाद 2 से गुना कर दिया गया है। तो अगर इक्वेशन को आप जितना से गुना करोगे ना उतना ही पावर में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? पावर में। यहां इक्वेशन को उल्टा किए, उल्टा करने से 1/, में आ गया और उसके बाद 2 से गुना किए तो 2 पावर में आ गया। तो K डैश का वैल्यू, K डैश को यहाँ पे K2 बोला गया है। क्या बोला गया है? K2 बराबर 1/K1 का स्क्वायर हो जाएगा क्या? अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो K1 का स्क्वायर बराबर 1/K2 हो जाएगा क्या? देखो कौन सा ऑप्शन बन जाएगा? ऑप्शन बी बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए, यहीं पे हमारा लेक्चर हुआ कंप्लीट। आप क्या करना, हर एक क्वेश्चन जब बना रहे होइएगा तो वहां जो आपसे कंसेप्ट शेयर किया जाता है, कंसेप्ट बताया जाता है, उस कंसेप्ट को बहुत ही यूनिक तरीका से आप समझिएगा, ठीक है? इस तरीका से हम लोग बहुत अच्छे से ये कंप्लीट कर पाएंगे। यहां जो भी कंसेप्ट बताया जा रहा है ना, उस कंसेप्ट से क्वेश्चन आएगा और आप लोगों से बनेगा भी, यकीन मानो। बस पढ़ते रहो ईमानदारी से, लास्ट टाइम में पैनिक नहीं होना है, ठीक है ना? चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट।